हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। यानी हमारे आसपास में जो मैटर्स पाए जाते हैं, जिनकी डेफिनेशन को भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो कैसे पाए जाते हैं, मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, जो आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर आपका है, एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, मार्क्स आपको लेने हैं, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी और टाइम भी थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 को, क्लास 9th के जो साइंस का ये चैप्टर है, जिसका टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी लार्ज variety of things with different shapes, sizes and textures। यानी जैसे ही आप आसपास में चीज़ों को देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ बड़ी दिखती हैं, कुछ छोटी दिखती हैं, कुछ गोल दिखती हैं, कुछ प्लास्टिक की दिखती हैं, कुछ धातु यानी मेटल्स की दिखाई देती हैं, कुछ वुड की होती हैं। यानी कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं। फ़िलहाल तो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं या तो ये लैपटॉप से देख रहे हैं, या फिर ये मोबाइल से देख रहे हैं, या फिर आप टैब से देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि हमारे आसपास में ये सारी चीज़ें तो हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। यानी कि हमारे आसपास में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है बच्चों, ये सब कुछ मैटर से बना हुआ है, और इसका नाम किसने दिया है? साइंटिस्टों ने मिलकर दिया है। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। यानी हमारे आसपास में जो कुछ भी आपने देखा, जो आप सूंघते हैं, जो आप खाते हैं, और इतना ही नहीं, जो बादल है, जो रेत के कण हैं, जो पानी की बूंद है, और ईंट है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, पंखे हैं, ये सब कुछ हमारे क्या हैं? matters हैं। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। अगर हम आसपास में इन सारी चीज़ों को देखें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारे आसपास में ये सारी चीज़ें जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये सब मास, मतलब इनके मास होते हैं, और ये सब ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। In other word, we can say they have both mass and volume। यानी in general we can say matters are those substances which occupy space and having some mass। तो whole and soul यहाँ से conclusion यही निकलता है कि matters क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें जिन्हें चाहे तो आप देख सकते हैं बच्चों, चाहे आप नहीं देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें matters कहलाती हैं जो आपके आसपास में हैं, जिनका मास होता है और जो स्पेस यानी कि जगह घेरती हैं। हालांकि हवा तो आपको नहीं दिखती है ना, हवा तो दिखाई नहीं देती है। हवा में उड़ने वाले धूल के कण दिखते हैं आपको, डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, लेकिन एयर तो एक्चुअली नहीं दिखाई देता। जो ब्रीथ लेते हैं आप ऑक्सीजन, क्या कभी आज तक आपने उस ऑक्सीजन को देखा है? नहीं। हम ब्रीथ लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर चला भी गया, पर हमने आज तक उसे देखा नहीं। तो डेफिनेटली वो हमें दिखता तो नहीं है, पर क्या वो मैटर नहीं है? वो भी मैटर है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। अगर वो स्पेस ले रहा है और उसका कुछ मास होगा तो वो डेफिनेटली मैटर है। अब आप कहोगे हमें तो नहीं पता कि वो स्पेस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इस चीज़ का बहुत छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हो। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, आपके घर में अगर कूलर लगा हुआ हो तो आप कूलर वाली खिड़की को बस खोल लेना, बाकी सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके कूलर चलाना। आप थोड़ी देर बाद नोटिस करोगे कि कूलर की हवा आनी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर हवा पूरी तरीके से भर चुकी है और नई हवा नहीं आ सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर वाली हवा ने जगह घेर रखी थी। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि दोज थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग सम मास considered as a matter। Is it clear? Now let's move to next paragraph। Since early time human beings have been trying to understand their surrounding। बहुत समय से ही हम अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना।
देखो ये बात तो क्लियर है कि जैसे जैसे आप लोगों ने नेचर को समझा, यानी हम लोगों ने नेचर को समझा, वैसे वैसे हम साइंस की दौड़ में और आगे चले गए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हमने अपने सराउंडिंग्स को समझना तो बहुत पहले से शुरू कर दिया था। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी पुराने ज़माने के जो भी फिलोसफर थे, दार्शनिक लोग थे, उन्होंने हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें पाई जाती है उनको 5 डिफरेंट एलिमेंट्स के, यानी कि 5 तत्व के नाम में रखा था। वो 5 तत्व कौन से थे? हो सकता है पेपर में ये आ भी जाए। वो था एयर, ठीक है, क्या क्या था? एयर, अर्थ, स्काई, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी हमारे आसपास में जो पाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उन फिलोसफर ने कहा कि ये सारी चीज़ें इन्हीं 5 जो तत्व है, यानी पंच तत्व, इनसे ही बने होते हैं। ये हमारे इंडियन फिलोसफर ने कहा था। वो बात अलग है कि फिर दूसरे साइंटिस्टों ने भी अपने अपने थ्योरीज दिए थे। तो अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी चीज़ें हमारे आसपास में पाई जाती हैं, चाहे वो जिंदा है चाहे मरी हुई है बेटा, वो सारी चीज़ें इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने भी जब कैलकुलेशन की, जब चीज़ों को समझा, तब उन्होंने ये भी कंक्लूज़न निकाल कर दिया कि हो ना हो 5 तरह के ही ये तत्व पाए जाते हैं, यानी कि मैटर्स होते हैं। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical and chemical properties, जो कि आज हम इस लेक्चर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। In this chapter we shall learn about matter based on its physical property। हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। जो हम आने वाले चैप्टर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। गो थ्रू करते वक्त बहुत सारी चीज़ें नई सीखेंगे। होपफुली आपको मैटर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इंडियन फिलोसफर ने जो 5 तत्व दिए थे उनके नाम याद हो गए होंगे। अब ग्रीक फिलोसफर ने क्या दिया था वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको अभी तक डिस्कस करके बताई है वो याद रखना। आगे आ जाइए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। 1.1.1 मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। डेफिनेटली ये बात बहुत अच्छी और बहुत सही है। अगर आप देखो कि मैं एक लकड़ी को घिसना शुरू करूं, एक चॉक को घिसना शुरू करूं, या किसी भी चीज़ को काटना शुरू करूं, तो कहीं ना कहीं वो कटते कटते या घिसते घिसते एक ऐसे पॉइंट पर ज़रूर पहुंचेगा जहां पर उसको और ज़्यादा घिस पाना पॉसिबल ही नहीं है। वो एक पॉइंट जो सबसे लास्ट में मिला आपको, उसी को कहा गया पार्टिकल्स। तो बहुत सारे लोग थे, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना था। कुछ लोग कहते थे कि जो हमारे आसपास में मैटर्स पाए जाते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी लकड़ी के ब्लॉक की तरह होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये मिलियन बिलियन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और इसी के लिए फिर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, यानी 2 अलग अलग स्कूल, 2 अलग अलग तरह के थ्योरीज आई, आप ये कह सकते हैं। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक ने कहा कि जो मैटर्स हैं वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह कॉन्टिन्यूस होते हैं। whereas the other thought that matter was made up by particles like sand, यानी कि दूसरों ने कहा कि भैया मैटर्स जो हैं वो सैंड के पार्टिकल जैसे होते हैं, बहुत छोटे और सब इंडिविजुअल होते हैं। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is whether continuous or particulate. यानी अब हम ये जानने वाले हैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है या फिर क्या ये पार्टिकुलेट है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके 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 बट ये ब्लू स्क्रीन क्यों आ रहा है बगल? अब है हमारे पास एक्टिविटी 1.1 क्या कहता है? एक 100 ml ऑफ अ बीकर, यानी हमें 100 ml का बीकर लेना है। घर में बीकर तो मिलेगा नहीं, तो डेफिनेटली आप एक बॉटल ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो जो ट्रांसपेरेंट हो, कांच वाला। उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ले लो और उसको मार्क कर लो मार्कर से, यानी आप हाइलाइटर से, मार्कर से या टेप वगैरह से वहाँ पर कुछ ऐसा निशान लगा दो जिससे कि आप ये देख पाओ कि वहाँ तक पानी था। ठीक है,
नाउ फिल हाफ ऑफ द बीकर विद द वाटर। ये अपनी मर्जी है कितना आपको डालना है उसमें। एंड मार्क द लेवल ऑफ द वाटर। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, यानी आपको कुछ उसमें थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंज इन द वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। यानी अब आपको पूरा डिज़ोल्व करने के बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस सॉल्ट के साथ क्या हुआ। भाई डेफिनेटली उस सॉल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए, उसके अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं, और मिक्स होने के बाद वो आपको दिख भी नहीं रहे हैं, और वाटर का लेवल तो राइज ही नहीं हुआ। तो डेफिनेटली वाटर के बीच में भी कुछ एम्प्टी स्पेसेस रहे होंगे, और जिनके अंदर जाकर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रैप हो गए। वेयर डज इट अपीयर एंड डिसअपियर, सॉरी, डज द लेवल ऑफ वाटर गेट चेंज। तो यही बोल रहा है कि क्या पानी का लेवल बढ़ा, कहाँ गया वो, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है एक्टिविटी के तौर पर कि डेमोन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी विच यूज टू शो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। या फिर ये भी आ सकता है कि आप शो करो कि जो मैटर्स होते हैं उनके बीच में वैकेंट स्पेस भी होता है। तो जो वाटर था उसके बीच में वैकेंट स्पेस था, तभी नए पार्टिकल्स आ पाए वहाँ पर, और वहीं पर जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। What was there in spoon? अब क्या था, नमक था या चीनी था, जो कुछ भी था आपने वही लिखा है, salt और sugar has now spread throughout water, and this is illustrated in figure number 1.1. Now this is the demonstration activity. Yeah, you can see here. मैं आपको शो कर देता हूँ. Here we have water. As you can see, this is the water. एंड यहाँ पर जो ये वाटर है बेटा, ये जो आप नोटिस कर पा रहे हो, दिस इज़ द वाटर। अब वाटर था, वाटर के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, है ना, थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। वहीं पर इसमें थोड़ा सा स्पून ऑफ सॉल्ट डाला हमने, ठीक है। डालने के बाद वो स्पून ऑफ सॉल्ट इसके अंदर पहले तो नीचे बैठा रहा, ठीक है। फिर जब आपने उसे स्टायर किया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, यानी जब आपने उसे घुमाया ग्लास रॉड की हेल्प से, तो डेफिनेटली वो डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके पार्टिकल्स इवनली सिस्टम के अंदर, यानी कि वाटर वाले वॉइड स्पेसेस के अंदर जाकर ट्रैप हो गए, यानी फंस गए। समझ में आया? और इस तरीके से वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। थोड़ी देर बाद आपको वहाँ पर नीचे बैठा हुआ जो सॉल्ट है वो दिखाई भी नहीं देगा। इससे हमने क्या कंक्लूज़न निकाला बच्चों? यही निकाला कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं और मैटर्स के बीच में स्पेस भी होता है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। Now, figure number 1.1, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. Yes, definitely. And that's why water का level जो था वो rise नहीं हुआ था. Now, next point is very simple point. How small are these particles? Definitely ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअली हमने कहा कि भाई पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, पर है कितने छोटे? हालांकि उन पार्टिकल्स को अपने ग्राउंड लेवल पर देख पाना इट इज़ इम्पॉसिबल। मतलब आपको मैं कहूँ कि भाई बहुत छोटे होते हैं, पर आपके दिमाग में आएगा सर ये तो बता दो कि कितने छोटे होते हैं। मैं कहूँगा भाई बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल को आप इवन देख भी नहीं सकते। डेफिनेटली यही है। अगर मैंने कहा शुगर का क्रिस्टल आपको दिखता है, पर शुगर जब वाटर में डिजॉल्व हो गया और उसका सिंगल फाइन पार्टिकल्स जब तैयार हुए होंगे तब आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। सॉल्ट के साथ भी ऐसा ही है। सॉल्ट का एक क्रिस्टल आप फिंगर पे रखो, फिंगर टिप पर आपको वो दिखाई देता है, पर क्या सॉल्ट का क्रिस्टल डिजॉल्व होने के बाद आपको दिखता है? डेफिनेटली नहीं दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ से यही क्लियर होती है बेटा कि पार्टिकल्स है तो बहुत छोटे, पर कितना, उसके लिए भी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2। यानी अब ये एक्टिविटी आपको ये बताने वाला है बेटा कि आखिर पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट याद रखना बेटा, ये नाम बहुत ज़रूरी है। इसका फार्मूला होता है KMnO4। कीप इन माइंड, हाँ, KMnO4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला। एंड डिजॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब 100 ml ऑफ वाटर में आपने इसे क्या करना है बेटा? डिजॉल्व कर लेना है।
कर लिया डिज़ोल्व, चलो तो फिर आगे आ जाओ। अब डिज़ोल्व होने के बाद आपकी कंडीशन ऐसी कुछ होने वाली है। तो कहता है टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। यानी अब जो आपने 100 ml सॉल्यूशन बनाया था, उस 100 ml सॉल्यूशन का सिर्फ 10 ml लेना है और उस 10 ml सॉल्यूशन को 90 ml वाटर में डालकर फिर से 100 ml बनाना है। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, यानी एक बार फिर से आप जो बचा हुआ सॉल्यूशन आएगा उसका 10% या 10 ml निकालोगे, उसको 90 ml ऑफ वाटर में मिलाओगे और फिर से 100 ml बनाओगे। और ये 2, 3, 4 बार करना है आपको, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। आप नोटिस करो यहाँ पर आपका ये प्योर वाटर था बेटा, प्योर वाटर दैट है फॉर्मूला H2O, ठीक है। अब इसमें आपने KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स डाले, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा KMnO4 का क्रिस्टल आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल है और KMnO4 के क्रिस्टल यहाँ पर डालकर दिखाया गया, एक स्पून के अंदर है और एक शायद इसके अंदर ऑलरेडी गिर चुका है जो डिजॉल्व भी हो गया है ना, जिसकी वजह से इसका कलर हो गया। अब इसमें से सिर्फ 10 ml आपको लेना है, सिर्फ 10 ml लेना है और 10 ml लेने के बाद इसको 90 ml ऑफ प्योर वाटर में, 90 ml ऑफ प्योर वाटर में डाल देना है, ठीक है। 90 ml ऑफ प्योर वाटर में डाल देना है। अगेन फिर से आपका 100 ml हो जाएगा, बट एज कंपेयर टू दिस ये थोड़ा सा आपको लाइट फील हो रहा है ना, हल्का कलर लग रहा है। फिर दिस प्रोसेस अगेन रिपीट, तो यहाँ पर फिर से 10 ml लिया, 90 ml वाटर लिया, फिर अगर आप देखो तो थोड़ा सा आपको और लाइट दिखाई दे रहा है, थोड़ा और हल्का दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप नोटिस करो फिर से 10 ml लिया इसमें और अब अगर देखो तो ये सबसे लाइटर फील हो रहा होगा। तो यानी आपके पास यहाँ पर 5 टोटल बीकर है, जिसमें लेफ्ट वाला आपका प्योर वाटर है जिसका कलर आपको थोड़ा सा ग्रीनिश और ब्लूइश दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर रेस्ट ऑफ जो है वो थोड़ा सा पिंकिश दिखाई दे रहा है आपको। तो लास्ट वाला जो है सबसे राइट मोस्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सबसे लाइट दिखाई दे रहा है आपको, लाइटेस्ट है ये। क्यों? क्योंकि अभी भी देखो कितना कम कर दिया हमने, हर बार इसमें से सिर्फ हम 10 ml ही तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पिछले वाले में से बेटा हर बार हम कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सिर्फ 10 ml ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 90 ml तो प्योर वाटर था, अगेन इसका भी सिर्फ 10 ml ट्रांसफ़र हुआ, 90 ml अभी भी प्योर वाटर है, फिर से 10 ml ट्रांसफ़र किया, 90 ml फिर भी वाटर है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कलर बचा हुआ है। यू कैन सी द कलर, है ना, देख सकते हो। अगर आप कलर देख पा रहे हो तो डेफिनेटली क्या है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन द कलर बिकम लाइट इट इज स्टिल विजिबल। यानी हर डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूशन क्या होता है, जब आप किसी कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ में, किसी प्योर चीज़ में आप वाटर मिला देते हो तो डाइल्यूशन कर रहे हो आप उसका। तो आपने नोटिस किया ना, हर बार 10 ml आप ले रहे थे सॉल्यूशन और 90 ml वाटर ले रहे थे, तो डाइल्यूशन कर रहे हो। तो डाइल्यूशन करते वक्त आपने नोटिस किया कि ऑलमोस्ट फेड अप होता जा रहा है, कलर डाउन होता जा रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कलर एकदम डिसअपियर हो गया, स्टिल प्रेजेंट। दैट मीन्स कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन नेचर। सो ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी आपको यही बताता है। हालांकि इसे हमने थियोरेटिकली समझा, पर प्रैक्टिकली होकर आप इसे समझने की कोशिश करो, थोड़ा फील करो, तो यू कम टू नो कि कैसे ये काम चल रहा है, ठीक है ना। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे आप पोटेशियम पर मैग्नेट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था पिछले पेज पर, कैन color a large volume of water, about 1000 लीटर ऑफ वाटर। मतलब अगर आपको 4-5 क्रिस्टल मिल गए और 1000 लीटर टंकी के मतलब पानी के अंदर आपने डिजॉल्व कर दिया या डाल दिया उसे, पूरे टंकी के पानी का कलर बदल देगा वो, क्योंकि उसका जो ppm वैल्यू होता है, पार्ट्स पर मिलियन, वो बहुत ज़्यादा होता है। KMnO4 के पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं और उसकी ppm वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। 1000 लीटर के टैंक वाले पानी में भरा हुआ टंकी, मतलब समझ रहे हो, उसके अंदर अगर हम 2-3 क्रिस्टल्स डाल देना तो पूरे टंकी का कलर बदल जाएगा। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, and which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. वो टूटते हैं, छोटे होते हैं और छोटे होते हैं। So the same activity can also done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। अगर आपके घर में, ऑब्वियसली बात है, पोटेशियम परमैंगनेट घर में कहाँ से मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपको कहाँ मिलेगा,
ये आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा। तो इसकी जगह पर कहता है कि आप डेटॉल से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या करोगे, 2 ml डेटॉल लो, उसको पानी में मिला लो और उसको स्मेल करो, देखो कि उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल डिटेक्ट हो रही होगी। फिर उसके बाद सेम वही प्रोसेस आप रिपीट करते रहो जो आपने ऊपर किया था, डाइल्यूट करते रहो और स्मेल को मतलब फील करो। तो आप देखोगे कि टाइम आएगा कि बहुत डाइल्यूशन करने के बाद भी आपको हल्की हल्की उसमें से स्मेल या गंध आ रही होगी। तो इसका मतलब डेटॉल की जो क्रिस्टल्स थे वो अभी भी प्रेजेंट है और उसके फ्रेगनेंस को कह सकते हो या उसके स्मेल को आप कह सकते हो, आप अभी भी फील कर सकते हो। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई, और वो क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी सोच से परे है, हमारी सोच से छोटे हैं बेटा वो पार्टिकल्स। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं या कह सकते हो मैटर्स के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आखिर क्या क्या गुण हैं उनके, क्या क्या आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ हैं। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास, एज यू कैन सी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, वन ऑफ द मेन की पॉइंट। और हाँ बेटा, ये पेपर में एज इट इज़ पूछा जाता है, मतलब मुझ पे भरोसा तो होगा नहीं, मतलब मैं हूँ कौन आपका, डेफिनेटली आप मुझ पर भरोसा तो करोगे नहीं। तो अपने टीचर्स के मुंह से भी ये बात ज़रूर सुनोगे कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, देखो बुक अगर चेंज हो गई होगी तो भी आपको ये चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो पार्टिकल्स जो है ना मैटर के, वो बहुत ज़्यादा स्पेसियस होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब ये बताया था कि किस तरीके से पानी के अंदर सॉल्ट या शुगर के क्रिस्टल पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गए थे, तो हमने उस वाले एक्सपेरिमेंट में भी ये डिस्कस किया था कि जो सॉल्ट के पार्टिकल का साइज़ था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, है ना। और वो तो छोटा था, वो एक दूसरा पॉइंट है। बट अगर आप नोटिस करो कि वाटर खुद बहुत ज़्यादा लेस स्पेसियस होता, यानी वाटर के अंदर स्पेस ही नहीं होता, वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते, एकदम चिपके चिपके होते। तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स को अपनी जगह लेने देते, क्या वो बीच में फिट हो पाते? इसको आप ऐसे समझो कि अगर एक रूम के अंदर 10 चेयर लगा दी गई हैं और 10 पर बच्चे बिठा दिए गए हैं और 10 की ही मतलब अगर आप कह सकते हो स्पेस था, वहाँ पर 10 के लिए ही स्पेस था। अब कोई 11वां बच्चा आता है तो डेफिनेटली आप कहोगे भैया वो तो बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्पेस ही 10 का है। जैसे आप एक गाड़ी के अंदर देखो तो पीछे 3 जने बैठ सकते हैं, आगे 2 जने बैठ सकते हैं। हार्डली पुश करके आप पीछे क्या करोगे, पीछे आप एक और बिठा दोगे, तो यानी 4 बिठा दोगे। आगे आप एक ड्राइवर सीट रहेगा, 2 साइड में बिठा सकते हो। इस तरीके से 1-2 स्ट्रेच कर सकते हो जहाँ जहाँ पर स्पेस है। अगर जहाँ पैर रखते हैं वहाँ पर भी थोड़ा स्पेस बनाकर अगर आप मुड्डा वगैरह रख कर बैठना चाहो वहाँ पर भी बैठ सकते हो। पर कोई ना तो कोई एक ऐसी लिमिट होगी जब सारे भर जाएंगे तो उसके बाद नहीं आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर चीज़ में थोड़ा बहुत तो स्पेस होता है, किसी चीज़ में थोड़ा कम स्पेस होता है, किसी में ज़्यादा होता है। उसी के हिसाब से मैटर्स को फिर क्लासिफाई कर दिया जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से आपको यही पता लगा था बेटा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट का बस यहाँ पर प्रूफ ले लिया गया है। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, नो डाउट स्पेस होते हैं। तो कहता है इन एक्टिविटी 1.1, 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल, KMnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट वी कैन से गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। यस डेफिनेटली पूरा घुल जाते हैं, वो सॉल्यूबल होते हैं। और हाँ, ऐसी चीज़ें जो वाटर में डिजॉल्व होकर घुल जा रही हैं, उनके स्पेस में फंस जा रही हैं, तो उसे कहते हैं बेटा सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। याद रखना, क्या सैंड को हम मिला सकते हैं पानी में? क्या रेत के कण पानी में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, दे आर इनसॉल्यूबल। क्योंकि बता देता हूँ, क्योंकि वाटर के अंदर जो स्पेस होता है उससे बड़े होते हैं सैंड के पार्टिकल्स और वो उसके अंदर घुस नहीं पाते, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। फिर वही कह रहा है कि इन दिस एक्टिविटी हमने पढ़ा था 1.1 में भी और 1.2 में भी कि पार्टिकल्स शुगर के, सॉल्ट के, डेटॉल के, KMnO4 के, वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं। Similarly, when we make tea, coffee, or we can say lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particle of other type. Definitely. अभी तो हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें 2 ही चीज़ें होंगी, पर ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास में ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो हर बार जिसके अंदर 2 चीज़ें हों। भाई 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में भी तो बात करते हैं।
अब मान लो नींबू पानी बनाते हो आप, तो नींबू पानी बनाते वक्त आप क्या करते हो? तो आप कहोगे सर नींबू पानी बनाते वक्त हम क्या करते हैं, नींबू लेते हैं, फिर सॉल्ट भी डाल लेते हैं, कुछ लोग शुगर डाल लेते हैं, ABC जो कुछ भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो 2 से ज़्यादा चीज़ें भी आप ऐड ऑन कर रहे हो। हालांकि आपके सिलेबस के अंदर हम 2 ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एक बार में। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। क्लियर हो गया? चलिए तो अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। पॉइंट कहता है 1 or 2.2 and the particles of matters are continuously moving. No doubt particles of matter continuously moving, no doubt, ये लिखा हुआ देखो, पढ़ लो अगर आप। तो कहते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो नो डाउट मूव करते रहते हैं। अब कहोगे सर कैसे? अगर आप नोटिस करो, एक बंद कमरे के अंदर कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई जाती है तो आपको पूरे कमरे में खुशबू लगती है, दरवाज़ा खोल दो तो बाहर भी खुशबू आ जाती है। क्यों? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अच्छा ये तो चलो ठीक है, गर्म हवा है, ऊपर भागती है, मूवमेंट दिखा देती है। अच्छा चीनी के पार्टिकल्स, चीनी के क्रिस्टल्स ले लो, नमक के क्रिस्टल्स ले लो बच्चों, और नमक के क्रिस्टल को आप फील करो कि आप पानी में डालने के बाद बिना उसे हिलाए छोड़ दो। मतलब मैंने पानी में डाल देना है उसे और बिना उसे स्टायर किए, बिना हिलाए डुलाए उसे छोड़ देना है। अब थोड़ी देर बाद, शायद 2-4 घंटे बाद, एकदम से तो नहीं गायब होगा वो, 2-4 घंटे बाद आप फील कर पाओगे कि भैया कहाँ गया सॉल्ट, सब डिजॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे थे, आपको दिखा नहीं। समझ में आ रहा है? आपको वो मूवमेंट दिखी नहीं। हाँ अगर आप नोटिस करते हो उसे इंस्टेंटली तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पार्टिकल्स पहले डिजॉल्व होने के लिए टूटेंगे, ब्रेक डाउन होगा। वहीं पर जब आप उसे स्टायर करते हो, हिलाते हो, तो आप उसको मैकेनिकल फोर्स दे रहे हो, आप अपनी ताकत दे रहे हो उसको, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट और तेज हो जाता है, जल्दी घुल जाता है। इसीलिए हम किसी भी चीज़ को घोलने के लिए उसे स्टायर करते हैं, हिलाते हैं, जिससे पूरी तरीके से जल्दी डिसॉल्व हो जाए। इज इट क्लियर? ना। अब आता है एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में क्या कहता है? पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक, यानी बिना जला हुआ एक अगरबत्ती लेना है आपको, एट द कॉर्नर ऑफ योर क्लास, एंड हाउ क्लोज टू यू हैव टू गो नियर टू इट एंड सो यू गेट इट स्मेल। यानी कि कहता है कि आप क्या करो, एक अगरबत्ती ले लो और अपनी क्लास के कॉर्नर में कहीं रख दो। अब आप नोटिस करोगे कि आपको उसके पास जाना पड़ेगा उसकी फ्रेगनेंस को लेने के लिए। शायद हो सकता है 1 मीटर दूरी पर आपको खुशबू महसूस हो, है ना। कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले आते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाले होते हैं जिनकी खुशबू आपको दूर से भी आ जाती है बिना जलाए। लेकिन फिर भी कितने भी दूर से आएगा तो भैया ऐसा तो नहीं है ना कि जलने वाली अगरबत्ती जितना बहुत दूर तक आ जाएगा, नहीं। तो कहता है क्या कि जो सॉलिड स्टेट में अगरबत्ती है बिना जली हुई, उसकी खुशबू आप ज़्यादा दूर तक महसूस नहीं कर सकते। ऐसे ही गर्म खाने की खुशबू आपको दूर से आ जाती है, लेकिन नॉर्मल ठंडे खाने की खुशबू आपको दूर से नहीं आती है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, यानी अब आपको इंसेंस स्टिक को जलाना है। एंड व्हाट हैपन्स? नोटिस करो, you get the smell or fragrance of that incense stick sitting apart? दूर बैठे हो, कहीं दूर बैठे हो और तब भी आपको खुशबू आती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, कि आप उसको कितनी दूर से खुशबू को महसूस कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.4। इस एक्टिविटी में भी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा बेटा आपको, ध्यान से देखना। टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर। डेफिनेटली आपको पानी से भरे हुए 2 बीकर्स लेने हैं। अब बीकर्स नहीं है घर में तो 2 ग्लास ले सकते हो, 2 बॉटल्स ले सकते हो। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली, मतलब धीरे से डालना एकदम, एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर, एंड हनी इन द सेम वे इन सेकेंड बीकर। यानी आपको क्या करना है, एक बीकर में आपको इंक डालना है, दूसरे बीकर में हनी डालना है। Leave them undisturbed in your house or in corner of your classroom. Record your observation. Okay. What do you observe immediately after adding the ink drop? यानी जैसे ink drop आपने डाला तो आपने क्या observe किया? What do you observe immediately after adding a drop of honey? और जब आपने honey डाला तो क्या observe किया? How many hours or days does it take for color of ink to spread evenly throughout the water? यानी अब आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगा उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व होने में। भाई एक बात तो क्लियर है, डिसॉल्व होने में उसे टाइम तो लगा,
लेकिन कितना टाइम लगा, क्या उसको 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, वो आपको ऑब्जर्व करना है। वहीं पर हनी को भी रिकॉर्ड करना है और उसको भी ऑब्जर्व करना है। सेम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ केमिकल से कॉपर सल्फेट। ड्रॉप अ कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, नहीं पता है तो मैं तो बता ही दूंगा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा CuSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। कीप इन माइंड, याद रखना, इसे ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा भी कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, KMnO4। ऑन ऑफ हॉट वाटर अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, एक को गर्म पानी में डालना है, एक को ठंडे पानी में डालना है। डू नॉट स्टायर द सॉल्यूशन, हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, अपने आप उसे बैठ जाने दो। व्हाट यू ऑब्जर्व जस्ट above the solid crystal in glass, what happen as the time passes, what does this suggest particles of solid or and liquid? देखो सिंपल सी बात है, गर्म पानी में जब आप डालोगे ना उसे तो सॉल्यूशन फास्ट होगा। कभी आपने नोटिस किया हो, कभी आपने सिकंजी बनाने की कोशिश की हो, नींबू पानी बनाने की कोशिश की हो, तो आप नोटिस करोगे कि जब आप ठंडे पानी से नींबू पानी बनाते हो ना, तो भाई साहब क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चीनी घुलता ही नहीं रहता, ठंडे पानी में कहाँ चीनी घुलता है। हाँ, गर्म पानी में अगर आप चीनी को डालें, गर्म पानी में अगर आप किसी भी चीज़ को डालें जो सॉल्यूबल है, आसानी से घुल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि जो पार्टिकल्स है उसका मोशन बढ़ जाता है चीज़ों को गर्म करने से, है ना, हीट करने से। यही वजह होती है कि जो गर्म चीज़ें होती हैं वो हल्की होकर ऊपर उठती हैं और ठंडी चीज़ें जगह ले लेती हैं। मौसम जो हमारा बदलता है उसके पीछे भी तो यही रीज़न है ना, क्योंकि अगर गर्म और ठंडा होने से चीज़ें मूवमेंट नहीं करती तो हवा नहीं चलती, मौसम नहीं बदलते, बादल मूव नहीं करते। बादलों को मूव करने के लिए कौन से ट्रक और ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, खुद से मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गर्म और ठंडे के मैकेनिज्म पर काम करते हैं। ठंडी चीज़ें भारी होती हैं, गर्म चीज़ें हल्की हो जाती हैं, इसीलिए वो मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ? यस डेफिनेटली, यानी मिक्सिंग जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गर्म चीज़ों में जल्दी घुल जाएगा, ठंडी चीज़ों में देर से घुलेगा। From the above three activity 1.3, 1.4 and 1.5 we conclude the following results. Now come to the results. क्या क्या पॉइंट आपको क्लियर हुए? देखो क्या क्या पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, बहुत ही प्यारे पॉइंट्स हैं, एक बार नोट डाउन कर लेना आप। पॉइंट्स जो भी क्लियर हुए वो कुछ ऐसे दे रखे हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। नो डाउट पार्टिकल्स मूव करते हैं। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और जो मूवमेंट होने वाली चीज़ होती है बेटा उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हाफ mv²। बेटा ये हमें पढ़ने के लिए मिलने वाला है आने वाली क्लासेस में। हाफ 1/2, m मतलब मास, v वेलोसिटी, हाफ mv²। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट with the increase in temperature the kinetic energy of the particle also goes on increasing. This is very important. जो एक्टिविटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना बेटा उसके आंसर्स ऑलरेडी दे रखे होते हैं, तो लिखा हुआ है ना, we can say that by the increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases. यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नाउ in the above three activities we observe that the particles of matter intermix on their own with each other. अपने आप घुल जाते हैं, कई बार घुलने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार नहीं भी पड़ती है। they do also we can say perform some unique property, और वो property क्या है, so we can say they getting some space and between the particles, और obviously जहाँ पर space होगा वहीं पर कोई दूसरी चीज़ आ पाएगी, जगह ले पाएगी। And this intermixing of the particles of two different types of matter of their own is called diffusion. यानी यहाँ से आप लिख सकते हो क्या कि intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion.
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपका बेटा पूछा जा सकता है कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं अपने आप। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर। वाई डज दिस हैपन? क्योंकि जब आप हीट करते हो तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बेटा तो ऑब्वियसली वहाँ पर मोशन बढ़ने की वजह से इंटरमिक्सिंग बढ़ जाती है। इज़ इट क्लियर? होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। सो जो भी चीज़ें हैं आपको ये क्लियर हैं तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी पर आ जाओ। एक्टिविटी 1.2.3 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या एक्टिविटी तो नहीं कह सकते, एक्टिविटी तो 1.6 है। टॉपिक नंबर है 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नो डाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर करते ही करते हैं। आप कहोगे इसका सिंपल सा एक्टिविटी बताऊं, मैं आपको बताऊं। देखो, कभी आपने पानी में हाथ डाला होगा, है ना, पानी बकेट में भरा हुआ पानी है और उसके अंदर आपने हाथ डाला। जैसे आप उसके अंदर हाथ डालते हो ना और हाथ निकालते हो तो वो पानी दोबारा अपनी जगह पर आ जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स आपके हाथों पर भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने हाथ डाला और वहाँ पर गड्ढा हो गया। हाँ, सॉलिड चीज़ों में आपको देखने के लिए ऐसा मिल सकता है। लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता। लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता क्योंकि लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा मोशन करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल मोशन थोड़ा स्लो करते हैं। और बहुत ज़्यादा जो सॉलिड होते हैं, एकदम सॉलिडिफाइड चीज़ें होती हैं जैसे लकड़ी वगैरह हो गई, तो उनके पार्टिकल्स का मोशन मूवमेंट नहीं होती है पर वाइब्रेशन करते हैं। वो अपनी जगह पर बैठे बैठे हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मोशन तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही होता है, पर सबसे ज़्यादा मोशन जो है वो गैस में होता है। वही चीज़ हम समझने वाले हैं। देखो क्या कहता है, प्ले दिस गेम इन फील्ड। चलो गेम खेल लो आप, है ना। मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। जैसा आप देख सकते हो, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म लाइक इदू मिसमी डांसर्स। जैसे ये आपके डांसर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म ह्यूमन चेन, हाथ पकड़ना है सिर्फ। द थर्ड ग्रुप शुड होल्ड चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप। यानी एक ग्रुप जो है वो पीछे से हाथ डालकर ऐसे पकड़ेंगे लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा ग्रुप हाथ को ऐसे पकड़ेगा लाइक दिस, और तीसरा ग्रुप जो होगा बेटा वो फिंगर टिप से ऐसे पकड़ेंगे लाइक दिस, ऐसे इस तरीके से। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो होल्ड करना है ऐसे, देन ऐसे और देन ऐसे। फिर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किस में फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना। अब क्या कहता है, ध्यान से देखो। Now, the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chain one by one into as many as small group as possible. छोटे छोटे ग्रुप में उसे तोड़ना है, just like a simple molecule को तोड़ने वाला ग्रुप। Which group was easiest to break? Definitely जिसने फिंगर टिप को पकड़ा होगा वो ज़्यादा आसानी से टूट गया होगा, क्योंकि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कम ताकत है। हाथ वाला ज़्यादा ताकत, और पीछे से जो होल्ड किया उसमें तो और भी ज़्यादा ताकत है। तो वही कहता है क्या कि इसी तरीके से जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी डिफाइन हो जाते हैं कि कहीं पर फोर्स ज़्यादा होता है तो कहीं पर कम। इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स? द फर्स्ट ग्रुप, डेफिनेटली जो डेंसर वाला ग्रुप था। नाउ अनदर वन, activity 1.7. take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try to break them by hammering, cutting or stretching. In which the above 3 substances do you think the particles are held together with the greater force? Obviously iron nail. Iron nail एक solid substance है और वो मेटल से बना हुआ है। मेटल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है बेटा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली उसे तोड़ने के लिए ताकत भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। तो ये कहना चाह रहा है कि आपने 3 जो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें ली, एक आयरन लिया, एक रबड़ बैंड लिया, एक चॉक लिया, इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपको फोर्स लगाकर ब्रेक करने में आयरन में ही आने वाला है ना। तो आयरन को ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी क्योंकि आयरन की खुद की ताकत बहुत ज़्यादा है।
उनके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, और पार्टिकल्स जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और उसी के बेसिस पर स्टेट ऑफ मैटर भी बन जाता है अलग अलग। नाउ आगे आ जाओ। टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई टू कट द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। डेफिनेटली यू कैन, डेफिनेटली यू कैन, आप आसानी से फिंगर से उसे कट कर सकते हो। Were you able to cut the surface of water? Yes, we were, है ना, हमने काटा, हमने हाथ डाला, निकाला, निकल गया भाई। What could be the reason behind the surface of water remains together? The first thing, particles attract each other. जब आपने हाथ डाला फिर निकाला तो पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गए। समझ में आया? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में होता है, पर किसी में बहुत ज़्यादा होता है जिसको तोड़ना ही बहुत मुश्किल हो गया, किसी में बहुत ज़्यादा कम होता है जैसे कि एयर। हवा में हाथ चलाओ आप आराम से चला पाओगे। क्यों चला पाओगे? क्योंकि हवा के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। वहीं पर अगर आप पानी में डाइव करो और डाइव करते वक्त आप पानी को हाथों से हटाओ, या फिर कभी नाव में बैठे और चप्पू चलाया हो, तो आपने महसूस किया होगा कि कितनी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो लिक्विड के होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस। वहीं पर अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करें जो कि है सॉलिड, तो सॉलिड पे बेटा पार्टिकल्स जो होते हैं ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। तो वही है, ये ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से 1.6, 1.7, 1.8 एक्टिविटी से की। द above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggested that the particles of matter have force acting between them, and this force keeps the particle together, and the strength of this force of attraction vary from kind of matter to another matter. Definitely वो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सभी में, किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि particles of matters have force of attraction between them, and this force keeps the particles together. And ये भी लाइन लिख सकते हो आप, the strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another, which is very very important. मैं क्वेश्चन और आंसर्स की बात नहीं करता हूँ, पर फिलहाल एक क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लगता है यहाँ पर। वो कहता है कि बताओ भैया इनमें से कौन सा मैटर है, कौन सा मैटर है ये बताइए। तो कहता है भाई मैटर कौन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन सा इनमें से मैटर है वो आपको बताना है। तो जिनमें हमारी फीलिंग जुड़ी हुई हो वो बेटा मैटर्स नहीं होते हैं। अब जैसे चेयर बैठ सकते हो, चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, चेयर का मास होता है। एयर का भी मास होता है, एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लव हमारे इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, नहीं होता मैटर। स्मेल को हम महसूस कर सकते हैं, स्मेल है ये, ठीक है, स्मेल, एयर नहीं बोल रहा है, स्मेल मैटर नहीं है। हेट यानी किसी से घृणा करना, ये भी मैटर नहीं है। आलमंड यानी बादाम का एक दाना, एक बादाम कह सकते हो, ये भी है, ये मैटर है। थॉट विचार हमारे कभी नहीं होते। कोल्ड ठंडक, देखो मैंने कहा कोल्ड मैटर नहीं है, वहीं पर आइस लिखा होता तो मैटर होता। कोल्ड हम फील करते हैं बेटा, तो कोल्ड मैटर नहीं है। लेमन स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मास होता है, तो ये भी मैटर है। वाटर भी मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम की स्मेल, ये कई लोग इसे मैटर बोलते हैं, कई लोग मैटर नहीं बोलते हैं, क्योंकि परफ्यूम्स के अंदर से पार्टिकल्स निकलते हुए देखा भी है हमने, और परफ्यूम की बॉटल भरी हुई भी होती है, तो कहीं ना कहीं मैटर का कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पर दिख तो रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया उसकी तो खुशबू की बात कर रहा है, नहीं, एक्चुअली परफ्यूम है यहाँ पर, और परफ्यूम स्पेसिफाई हो गया तो ये मैटर में क्लासीफाई हो जाएगा। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या आप ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, मुझे अच्छा लगेगा यार, ऐसे तो पढ़ते हैं। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट्स ऑफ मैटर। डेफिनेटली आज इस क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो बी कंटिन्यू, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता लग जाएगा। स्पेलिंग सही लिखिए ना भाई, देख लेना।
सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, मैटर्स के टाइप्स की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, कहाँ पर यूज़ होता है वो भी बात करेंगे। अब ये सारी बातें अगर आपको मेरे साथ करनी है, चीज़ें समझनी है, तो डेफिनेटली क्या करना होगा, यू नो वेरी वेल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।